तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोनों ही दृष्टिकोण से। दो कहिए या तीन कहिए, नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मिनिमम 2 क्वेश्चन है ना, मिनिमम एक तो रहता ही है, 2 से लेकर 3 तक भी पूछा जाता है। जेई मेंस में भी है, जेई एडवांस में भी आते हैं और बोर्ड में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं 12 बोर्ड में। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते किसे हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ chemistry the branch of chemistry dealing with coordination compounds, ठीक है। dealing with coordination compound is called coordination chemistry। मतलब केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे हैं, इसी के बारे में इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन सिंपली अभी इतना समझिए कि अगर किसी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है तो उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। किसी कंपाउंड में अगर कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो उसी तरह से किसी कंपाउंड में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, है ना। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के पहले हम लोग को समझना है यहाँ किसके बारे में, सॉल्ट के बारे में, ठीक है। सॉल्ट किसे कहते हैं और वहाँ से हम लोग एकदम बेसिक से धीरे धीरे पहुँचेंगे कोऑर्डिनेशन तक। तो सॉल्ट किसे कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। सॉल्ट ये तो सबको पता होगा कि सॉल्ट क्या होता है। इसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसमें एसिड क्या है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को तो न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, है ना। इसको न्यूट्रलाइजेशन हम लोग कहेंगे। अब ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जैसे एसिड है, एसिड क्या करेगा, ये H+ देगा, यहाँ H+ होगा, H+ देगा और एक एनायन देगा। ये जो है इस तरह से ये एक एनायन है, ठीक है। और बेस क्या करेगा, OH- देगा और एक क्या देगा, कैटायन देगा। अब क्या करेगा, ये H और OH ये दोनों मिलकर क्या बनाया, वाटर। और ये कैटायन और एनायन ये दोनों मिलकर क्या बनाया, सॉल्ट। ये कैटायन और एनायन जाकर के मिल गया और मिलकर वहाँ क्या बनाया, सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। तो ये एक तरह से डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एसिड जो H+ बनाया और एनायन, बेस कैटायन और OH-, इसका H+, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जाके जुटा, H+ और OH मिलकर वाटर बनाया और इसका कैटायन इसका एनायन से जुटा, वहाँ से सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से सॉल्ट क्या है, द सॉल्ट इज ए कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ व्हाट, कंपोज्ड ऑफ ए कैटायन एंड एनायन, कंपोज्ड ऑफ ए कैटायन। लेकिन कैटायन में कौन नहीं होना चाहिए, कैटायन में कभी भी H+ नहीं होना चाहिए। एंड एन एनायन, एनायन में कभी भी OH- या O-, आयन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों एनायन और कैटायन में H+ को छोड़कर कोई भी 2 कैटायन और एनायन जुटेगा वो सॉल्ट का ही फॉर्मेशन करेगा, दूसरा और कुछ नहीं बना सकता है,
ठीक है। तो सॉल्ट इज ए कंपाउंड composed of a cation and an anion. Cation cannot be H plus and anion cannot be OH minus and O2 माइनस, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। ये सॉल्ट किसे कहते हैं ये तो हो गया। अब है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट का जो टाइप होता है इसमें एक हम लोग इसमें एक पढ़ते हैं क्या, ये सिंपल सॉल्ट, एक हो जाएगा ये सिंपल सॉल्ट, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। ये खुद सिंपल सॉल्ट ये तीन तरह का होता है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। और दूसरा टाइप क्या है, एसिड सॉल्ट। अंतर समझिएगा, ये एसिडिक सॉल्ट, ये एसिड सॉल्ट, ये बेसिक सॉल्ट, ये बेस सॉल्ट, अंतर है ना। और एक चौथा टाइप है क्या, एडिशन सॉल्ट। तो देर आर 4 काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स, सिंपल सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेस सॉल्ट एंड एडिशन सॉल्ट। तो सबसे पहले ये सिंपल सॉल्ट किसको कहेंगे, मतलब ये एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके एक दूसरे को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करेगा और उससे जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट। अभी देखिए हम लोग सिंपल सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट, इसमें एक्चुअली है क्या, जैसे हम लोग अगर कोई भी जैसे बनाते हैं, कोई भी अगर हम लोग सॉल्ट जैसे एसिड H2SO4 है, H2SO4 है। अब H2SO4 से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाए और वहाँ पर एक सोडियम दिए तो क्या बनेगा, NaHSO4। और फिर एक हाइड्रोजन हटा दिए और एक सोडियम वहाँ और जोड़ दिए तो क्या बन गया, Na2SO4। तो ये जब हाइड्रोजन पार्शियली हटेगा तब उसको एसिड सॉल्ट कहेंगे, और जब 2 हाइड्रोजन था दोनों हट गया तब इसको क्या कहेंगे, सिंपल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। एसिड में जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है अगर सारे हट जाएं तब वो क्या कहलाएगा, सारे हट जाएंगे तब वो कहलाएगा सिंपल सॉल्ट। अगर पार्शियली हटेंगे उसको क्या कहेंगे, एसिड सॉल्ट, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कोई बेस है CaOH2 और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक OH हटाए और एक Cl जोड़े तो CaOH रह गया, फिर एक Cl, और फिर एक OH हटाए और फिर एक Cl लिए तो क्या हो जाएगा, CaCl2। तो ये जो कहलाएगा, यहाँ बेस है तो बेस से अगर हम लोग यहाँ बेस है, बेस से अगर हम लोग हटाए हैं एक OH तो इसको बेस सॉल्ट है ना, ये बेस सॉल्ट हुआ। और अगर दोनों OH हटा दिए तब बना तो वो सिंपल सॉल्ट। आया समझ में कि एसिड में, यानी कि ये जो नॉर्मल सॉल्ट होगा, एसिड में जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है सबको हटा देंगे और उस जगह पर अगर मेटल कटायन लेंगे तब क्या हो जाएगा, सबको हटाने के बाद मेटल अगर लेंगे तो वो हो जाएगा सिंपल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट। उसी तरह बेस में जितने भी रिप्लेसेबल OH है सबको हटाकर कोई और एनाइन ले लेंगे तब जो सॉल्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो सिंपल सॉल्ट। लेकिन अगर पार्शियल हटा बेस से तो बेस सॉल्ट, और एसिड से हाइड्रोजन अगर पार्शियल हटा तो उसको क्या कहेंगे, एसिड सॉल्ट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए H3PO4, इससे हम लोग एक H हटाए और एक सोडियम लिए तो क्या हो जाएगा, NaH2PO4। ये कौन सा सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट। एक हाइड्रोजन और हटाए और यहाँ तब हो जाएगा Na2H और PO4, कौन सा सॉल्ट,
एसिड सॉल्ट। एक हाइड्रोजन और हटाए, यहाँ क्या ले लिए Na3PO4, बताइए कौन सा सॉल्ट, ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, सिंपल सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से एसिड सॉल्ट, बेस सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, समझ गए ना। तो इसी तरीके से हम लोग ये लेते हैं। तो अब यह सिंपल सॉल्ट क्या हुआ, एसिड है, दोनों हाइड्रोजन हटाए और उसको सोडियम से रिप्लेस किए, सोडियम का कोई और मेटल हो सकता है, तो ये एक सिंपल सॉल्ट बना। उसी तरह बेस है, दोनों OH को हटाकर 2 एनायन लिए, यहाँ जो बना ये सिंपल सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये सिंपल सॉल्ट जो होता है फिर 3 तरह का होता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट, एक एसिडिक सॉल्ट और एक बेसिक सॉल्ट, है ना। वहाँ एसिड सॉल्ट और बेस सॉल्ट, यहाँ क्या होगा, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, और हम अभी जो बताए आप लोग को यहाँ पे, इसके पहले हम बताए ना कि सॉल्ट और ये एसिड और बेस मिल करके सॉल्ट और वाटर देता है। तो एसिड भी अगर स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, दोनों स्ट्रॉन्ग हो, तो उससे जो सॉल्ट बनेगा ना बिल्कुल न्यूट्रल होगा। उसको पानी में घुला दीजिएगा तो वो सॉल्यूशन लिटमस पेपर पर कोई एक्शन शो नहीं करेगा, ना ब्लू को रेड करेगा ना रेड को ब्लू, कोई एक्शन नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। जैसे देखिए H2SO4 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जानते ही होंगे। NaOH क्या है, क्योंकि जितना भी S ब्लॉक का मेटल है उसमें लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दीजिए तो बाकी सब का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करके ये सॉल्ट, और यहाँ 2H2O होगा, H2O छूट गया है, 2H2O। तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट होगा इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन का पीएच एग्जैक्टली कितना होगा, 7, न 7 से कम होगा न 7 से ज़्यादा। एट 25 डिग्री सेल्सियस इट इज एग्जैक्टली 7। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, मतलब ये एसिडिक सॉल्ट में क्या होना चाहिए, इसमें एसिडिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, मतलब एसिड हो जाएगा डोमिनेंट और बेस हो जाएगा वीक, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस। ये जैसे NH4OH वीक बेस है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, ये रिएक्ट किया तो इसका NH4 और इसका SO4 दोनों मिलकर NH4 बनाया, ये सॉल्ट और वाटर। उसी तरह H2SO4 और ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, तो ये रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया। तो ये दोनों को अगर पानी में घुलाएंगे उसका सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड कर देगा। तो ब्लू को जो रेड करता है वो क्या होता है, एसिड। तो यानी कि इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होगा। ठीक है, और बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, ठीक उल्टा, यहाँ पर एसिड वीक हो जाएगा और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस जो होते हैं ना वो जनरली वीक होते हैं, है ना, जनरली कह रहे हैं, हमेशा नहीं। ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, ये जनरली। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से रिएक्ट किया तो क्या करेगा, इसका H और इसका OH, देखिए ये दोनों मिल के क्या बना दिया, ये वाटर बना दिया। और इधर क्या हुआ, CH3COO Na, ये हो जाएगा सॉल्ट।
तो इस सॉल्ट को अगर पानी में घुलाएंगे तो वो कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा, यानी ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा और इसका pH 7 से ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट किसको कहेंगे? एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये बताइए, आपको पूछा जाएगा Ca3PO4 ये कौन सा सॉल्ट है? एसिड सॉल्ट है, या एसिडिक सॉल्ट है, या बेसिक, या न्यूट्रल, क्या है? तो ये बना होगा, देखिए Ca, कैटायन कहाँ से आता है? कैटायन आता है बेस से, कैटायन बेस से, तो बेस कौन सा होगा? CaOH2। और एनायन आता है कहाँ से? एसिड से, क्या हो जाएगा? H3PO4। तो आप जानते होंगे कैल्शियम S ब्लॉक का है, तो ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और लेकिन H3PO4 ये क्या होता है? वीक एसिड। तो बताइए, एसिड वीक और बेस स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये कैसा सॉल्ट? बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको अगर पानी में घुलाएंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? pH मोर देन 7 होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये हुआ बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट के बारे में समझ गए। और एसिड सॉल्ट क्या है? वो बताए थे कि एसिड में से नहीं, वो स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट आ गया एसिडिक और बेसिक के लिए। केवल एसिड सॉल्ट, एसिड सॉल्ट का मतलब एसिड से हाइड्रोजन पूरी तरह से रिप्लेस नहीं हो रहा है। पार्शियल रिप्लेसमेंट से जो एसिड, जो सॉल्ट बनेगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? उसी को एसिड सॉल्ट कहेंगे। इसमें पूरा हट गया तो ये नॉर्मल सॉल्ट हुआ। H3PO4 एक हटा, यहाँ 2 हटा, तो ये दोनों एसिड सॉल्ट है। यहाँ तीनों हट गया तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो ये बताइए Na2HPO3 ये कैसा सॉल्ट है? एसिड सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट? क्या? HPO3, देखिए एक्चुअली H3PO3 एसिड से क्या है? 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 सोडियम रखा गया है। तो आपको पता है ना, ये डाइबेसिक एसिड है, इसमें 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। दिख रहा है 3, लेकिन रिप्लेसेबल तो 2 ही है ना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर HOPO और OH और H ये होता है ना, ये हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं होता है, इसलिए 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल, और दोनों हट चुका है, इसलिए ये कौन सा सॉल्ट? नॉट एन एसिड सॉल्ट, इट इज ए नॉर्मल और सिंपल सॉल्ट। ठीक है, ये भी चीज़ उसी तरह से, अगर ये जानते हैं ना H3PO2 ये क्या होता है? ये तो मोनोबेसिक होता है, यहाँ केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, बाकी 2 नहीं हो सकता है। तो NaH2PO2 ये भी कैसा सॉल्ट होगा? नॉर्मल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट। इसको एसिड सॉल्ट नहीं कहेंगे। मतलब किसी एसिड में जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं सारे हट जाएं तो सिंपल सॉल्ट, अगर सारे नहीं हटे, पार्शियली हटे, तब एसिड सॉल्ट। तो ये 2 या एसिड सॉल्ट। ठीक उसी तरह से बेस सॉल्ट क्या हो जाएगा? बेस सॉल्ट, बेस से OH को क्या करेंगे? ऑब्टेन बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑफ ए बेस बाय एनायन, है ना। OH को रिप्लेस किया जा रहा है एक एनायन के द्वारा, तो इसमें पार्शियली 2 है, दोनों हटा देंगे तब तो नॉर्मल सॉल्ट, अगर एक हटाए हैं तब ये क्या हो जाएगा? बेस सॉल्ट। AlOH3 3 OH है, एक हटाए या दूसरा हटाए, वहाँ तीनों हटा दिए, तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट? ये दोनों क्या कहलाएगा?
बेस सॉल्ट, ठीक है। हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन सभी सॉल्ट का कोई उपयोग नहीं है। हमें ज़रूरी पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला टाइप सिंपल सॉल्ट का, और अब इसके बाद एक आ रहा है एडिशन सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट। ये दो चीज़ का ज़रूरी पड़ेगा, लेकिन सॉल्ट जब सिंपल सॉल्ट पड़े तो बाकी को भी जान लेना ही चाहिए, है ना, इसलिए बता दिए। अब उसके बाद है एडिशन सॉल्ट और मॉलिक्यूलर सॉल्ट। इसको थोड़ा समझिए ठीक से। ये एक कंटेनर लिए, एक बीकर, ये डायग्राम के थ्रू थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। एक हम बीकर लिए, उस बीकर में पानी लिए और एक सिंपल सॉल्ट को हम घुला लिए, ठीक है। एक सिंपल सॉल्ट को लिए, सिंपल सॉल्ट ए, और एक दूसरा बीकर लिए, उसमें भी पानी लिए और वहाँ पर हम दूसरा सिंपल सॉल्ट, कोई और सिंपल सॉल्ट एक ही तो है नहीं, तो दूसरा कोई सिंपल सॉल्ट को फिर उसमें घुला लिए, ठीक है। दोनों को घुला लिया गया और घुलाने के बाद अब इन दोनों को एक तीसरा कंटेनर में दोनों को क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। दोनों को मिला दिए, दोनों मिक्स हो गया, तो यहाँ पर सिंपल सॉल्ट ए प्लस कौन आ गया, बी। ए और बी दोनों आ गया, ए प्लस बी दोनों सॉल्ट आ गया। अब इस सॉल्ट के सॉल्यूशन को हम हीट कर रहे हैं, गरम करेंगे, है ना। गरम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे चलाते रहना होता है और नीचे से गर्म करते रहते हैं, तो ये जो वाटर है वेपर बनकर निकलता चला जाएगा, निकलेगा और काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। और गाढ़ा होने के बाद उसको फिर ठंडा करेंगे, तो ठंडा करेंगे तो सॉल्यूशन के ऊपर इस तरह से छोटा छोटा दाना जैसा जमा हो जाएगा, उसको कहते हैं क्रिस्टल। तो ये क्या हो जाएगा, जो दोनों सॉल्ट को मिला दिए, ऐड किए, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एडिशन सॉल्ट, है ना। तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा, क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन सॉल्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो हम लोग सिंपल सॉल्ट XA YB और ZH2 कुछ भी हो सकता है, या यहाँ पर AXBY और क्या हो जाएगा, ZH2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोनों में से कोई भी फॉर्मूला, XY का वैल्यू वो दोनों का बराबर भी हो सकता है, अधिकतर केस में तो बराबर ही होता है ना। शायद ही 100 सॉल्ट को देखिएगा तो एक आध में वो डिफरेंस आए, अदरवाइज ये हमेशा X और Y क्या होता है, ये इक्वल ही होता है। इन 99% केसेस इट इज़ इक्वल, ठीक है। तो क्या हुआ कि दो सिंपल सॉल्ट का सॉल्यूशन अलग अलग लिए बीकर में और दोनों को एक साथ मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद उसको पहले गर्म किए, गर्म करके सॉल्यूशन को काफ़ी गाढ़ा किए और उसको फिर धीरे धीरे ठंडा किया गया, धीरे धीरे ठंडा, वैसे लौ बंद करके उसको छोड़ दिया जाता है, तो धीरे धीरे उसके सरफेस पर छोटा छोटा दाना आने लगेगा। वो दाना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स कहते हैं। तो वो क्रिस्टल किसका होगा, उसमें A और B दोनों मिक्स होगा, तो वो कहलाएगा क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन सॉल्ट, ठीक है। क्या समझे यहाँ तक? तो अब तो यहाँ पर दोनों सिंपल सॉल्ट को देखिए, यहाँ लिखा हुआ इन ए फिक्स्ड मोलर रेशियो। मोलर रेशियो फिक्स्ड, हमने क्या बताया, XY लगभग XY 99% के इसमें इक्वल होता है, मतलब इक्वी मोलर प्रोपोर्शन में लेना होगा। यहाँ भी 1 मोल घुलाएंगे तो यहाँ भी 1 मोल घुलाएंगे, ठीक है।
अब वो जो एडिशन सॉल्ट का क्रिस्टल मिला, उस एडिशन सॉल्ट को उसके नेचर के आधार पर दो हिस्से में बांटते हैं। कौन कौन? डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखिए यहाँ से आया ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हम लोग को फिर यहाँ से आगे यहाँ तक हम अभी सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, हम इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। यानी कि दो सिंपल सॉल्ट को एक निश्चित अनुपात में मिला देंगे, पानी में घुलाएंगे दोनों को एक साथ, फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमें क्या होगा? एडिशन सॉल्ट का क्रिस्टल मिलेगा। और उस क्रिस्टल के नेचर के आधार पर एडिशन सॉल्ट को हम लोग कितने टाइप में बांटते हैं? दो टाइप, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखिए डबल सॉल्ट क्या है। डबल सॉल्ट का कंडीशन देखिए, इसमें बस हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट सिंपली देखिए, यहाँ पर क्या है? सिंपल सॉल्ट ए लिया गया, घुलाया गया, यहाँ सिंपल सॉल्ट बी जो बताए थे, और उन दोनों को मिक्स किया गया। मिक्स करके ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ इसको हम लोग मान लिए हैं क्या? 1। ये क्या मान लिया गया है? सॉल्यूशन 1, कंटेनर 1। उसको फिर क्रिस्टलाइजेशन कैसे? पहले गर्म करेंगे, गर्म करके सॉल्यूशन को गाढ़ा कर लेंगे और धीरे धीरे उसको ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल उसके सरफेस पे बनेंगे। उस क्रिस्टल को अलग कर लिए, ये क्या मिला हमें? क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन सॉल्ट। और उस क्रिस्टल को फिर पानी में हम लोग क्या किए? घुला दिए। एक दूसरा कंटेनर लिए, कंटेनर नंबर 2, उसमें पानी लेकर उस क्रिस्टल को घुला दिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? पहले दो अलग अलग कंटेनर में दो सिंपल सॉल्ट लिए, दोनों को पानी में घुलाए, दोनों को एक तीसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मिक्स करने के बाद उसको हीट करके फिर धीरे धीरे ठंडा किए तो क्रिस्टल बना, और वो क्रिस्टल यहाँ पर उसको फिर पानी में घुलाया गया। अब हम लोग ये सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में कंपेयर करते हैं, दोनों का अध्ययन करते हैं। अगर दोनों का नेचर बिल्कुल एक जैसा है, ये इसका सॉल्ट और ये दोनों एक नेचर का हो गया, एनालिसिस करना होता है आयन का। आयन अलग अलग आयन का, सोडियम का अलग टेस्ट है, पोटासियम का, सब आयन का अलग अलग टेस्ट होता है। वो सारा टेस्ट करके देखेंगे। इन दोनों का टेस्ट मतलब चख के नहीं, वो TASTE वो नहीं, यहाँ TEST टेस्ट, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस के द्वारा हर आयन का टेस्ट होता है। वो टेस्ट करके हम लोग देखेंगे, अगर ये दोनों का नेचर बिल्कुल सेम आया, एकदम सेम, तो इस एडिशन सॉल्ट को डबल सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों का नेचर डिफरेंट आ गया, एक दूसरे से अलग है, तब उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आया, इसलिए केस 1 क्या हुआ? If the solution in container 1 is found to be identical होगा, यहाँ is found to be identical with the solution in container 2, ठीक है। in container 2 the addition salt is called डबल सॉल्ट। मतलब ये कंटेनर 1 और कंटेनर 2 दोनों को हम लोग टेस्ट किए और दोनों बिल्कुल सेम पाया गया, तब उस क्रिस्टल को क्या कहेंगे? डबल सॉल्ट कहेंगे। अगर सेम नहीं हुआ तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। समझ गए? तो अब इसका देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एक 1 नंबर लिए और एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए यहाँ पहला वाला में एक सिंपल सॉल्ट घुलाए कौन?
KCl, तो KCl घुलाएंगे तो पानी में टूटकर क्या बनाएगा, K प्लस और Cl माइनस। और दूसरे में MgCl2 को घुलाए, MgCl2 को पानी में घुलाए तो ये क्या बनेगा, Mg2 प्लस, और इसमें 2 Cl होगा तो नंबर नहीं लिखे हैं, सिर्फ Cl माइनस। इसमें कौन कौन से आयन होंगे, Mg डबल प्लस और Cl माइनस, और दोनों को एक तीसरा कंटेनर में मिक्स कर दिया गया तो वहाँ क्या क्या मिलेगा, K प्लस मिलेगा, Mg डबल प्लस मिलेगा, और यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है तो Cl माइनस मिलेगा। ये 3 तरह के आयन मिलेंगे। अब इसको फिर गर्म किए और धीरे धीरे ठंडा करने पर यहाँ क्रिस्टल मिला। ये क्रिस्टल किसका मिला, KCl, ये डॉट होगा, फिर MgCl2 6H2O, इसको हम लोग कहते हैं कार्नालाइट कहते हैं। ये कार्नालाइट का क्रिस्टल बना, ठीक है, ये क्रिस्टल हुआ। और इस क्रिस्टल को हम लोग क्या किए, फिर पानी में घुलाए। घुलाने पर यहाँ जो सॉल्यूशन बना तो उसको चेक करके देख रहे हैं तो वहाँ भी क्या मिला, K प्लस Mg डबल प्लस। और तो अब बताइए ये दोनों सेम नहीं हो गया, ये दोनों सेम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट मतलब यहाँ लिखा होना चाहिए, है ना, तो ये यहाँ नहीं होगा। तो ये डबल सॉल्ट, इस क्रिस्टल को क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट कहेंगे। क्यों डबल सॉल्ट हुआ, क्योंकि इसको भी घुलाए तो वैसा ही नेचर जो पहले था, दोनों सेम हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट, उस क्रिस्टल को डबल सॉल्ट, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल, K2SO4 पोटासियम सल्फेट। पोटासियम सल्फेट टूटेगा तो इसको पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, K प्लस और SO4 डबल माइनस। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन, और दोनों को मिक्स कर दिए तीसरा कंटेनर में तो यहाँ कौन कौन सा आयन मिलेगा, K प्लस, Al3 प्लस और SO4 डबल माइनस मिलेगा ना, ये तीनों आयन। फिर इसका क्रिस्टलाइजेशन किए, तो क्रिस्टलाइजेशन किए तो यहाँ क्रिस्टल मिला, उसको पानी में घुलाए तो यहाँ भी K प्लस, Al ट्रिपल प्लस और SO4 बना। तो ये दोनों सॉल्यूशन फिर क्या हो गया, सेम, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट कहेंगे। तो डबल सॉल्ट ये क्या है, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिटकिरी। फिटकिरी जानते हैं ना, है ना, फिटकिरी। पोटास एलम जानते होंगे, जानते हैं, फिटकिरी वो जो है ना, हाँ, सेविंग करने के बाद वो लगाया जाता है। वो एक्चुअली सेविंग वजह नहीं है, वजह है कहीं कट फट जाए तो ब्लड एक कोलॉइड होता है, नेगेटिव कोलॉइड ब्लड, तो और फिटकरी में एल्युमिनियम होता है, तो एल्युमिनियम जा कर के ब्लड को जमने में मदद करता है। इसलिए कहीं कट जाएगा तो फिटकरी को अगर रगड़ेंगे तो एल्युमिनियम ब्लड से जाकर मिल जाएगा और ब्लड को क्लॉट कर देगा, तो वहाँ जम जाएगा, तो फिर ब्लीडिंग नहीं होगा। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए फिटकरी रगड़ा जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप नदी तालाब का पानी जो एकदम गंदा पानी है, धुंधला पानी है, एक कांच के जार में रख दीजिए और वहाँ फिटकरी को चूर्ण करके, ऐसे चूर्ण करके डाल दीजिए, डालकर छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद क्या होगा, जितना गंदगी है सबको बैठा देगा नीचे और पानी इतना साफ हो जाएगा, लगेगा कि वो ड्रिंकिंग वाटर है, वो पिया जा सकता है, इतना साफ हो जाएगा। तो फिटकरी उसमें गंदा पानी को साफ करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक साथ ही साथ इसका मॉर्डेंट के रूप में भी यूज होता है। मॉर्डेंट समझते हैं, मॉर्डेंट जैसे ये जो दीवाल उवाल पेंट होता है ना,
तो देखिएगा दीवार डायरेक्ट प्लास्टर करने के बाद वो सीधा पेंट नहीं करता है। सीधा पेंट करेगा ना, वो पेंट करते करते परेशान हो जाएगा, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, वो पेंट और उड़ भी जाएगा, कलर ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करता है ना, वो पहले एक बेस बनाता है, रगड़ करके उसमें प्राइमर डाल के बेस बनाएगा और तब फिर पेंट करेगा, तो वो पेंट पकड़ता है। या कपड़ा में भी एक कच्चा पेंट होता है, जो कपड़ा को अगर धोइएगा, जो कम दाम वाला होगा तो रंग निकलने लगता है पानी के साथ, तो वो कच्चा कलर है। लेकिन एक कलर है जो ऐसा है कि वो कितना भी आप धोइए उसका कलर नहीं जाएगा। तो वहाँ पर एक्चुअली रंग में एक कुछ केमिकल मिलाया जाता है जो कपड़ा को एकदम पकड़े रहेगा, वहाँ से वो हटेगा नहीं, तो पकड़े रहेगा, वो हटेगा नहीं। तो उसको कपड़ा पकड़े रहे, है ना, उसको बिल्कुल छोड़े नहीं, उसके लिए कपड़ा बिल्कुल कपड़ा को छोड़े नहीं कलर, उसके लिए जो केमिकल मिलाते हैं उस केमिकल को मॉर्डेंट कहते हैं। तो फिटकरी मॉर्डेंट के रूप में भी यूज़ होता है। तो डबल सॉल्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो डबल सॉल्ट क्या, दो सिंपल सॉल्ट को पानी में घुलाएं, फिर अलग अलग दोनों को मिक्स किए, फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन किए और क्रिस्टल को पानी में घुलाएं, और ये दोनों अगर सेम है तब वो डबल सॉल्ट, अगर सेम नहीं है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। केस 2, केस 2 इसमें क्या है, सेकेंड केस में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सेकेंड केस में, पहला केस में क्या लिए थे हम लोग, पहला केस में लिए थे कि इसका दोनों का, ये इधर जो पहला केस में ये दोनों क्या सेम, अब दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो केस 2 में देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, सेकेंड केस में यहाँ पर क्या लिया कि इफ़ द सॉल्यूशन इन कंटेनर 1, in container 1 is not found to be identical with the solution in container 2, the addition salt is called क्या, complex salt। इक्वल नहीं है, तो जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ एग्जाम्पल, इस जगह क्या लिए, KCN को पानी में डाले तो पोटासियम अलग और साइनाइड आयन, ये दो आयन मिलेंगे। दूसरा कंटेनर में फेरस सल्फेट डाले तो फेरस आयन मिलेंगे और सल्फेट मिलेंगे। अब इन दोनों को एक साथ हम मिला दिए, मिक्स कर दिए, तो यहाँ पर कौन कौन सा कैटायन मिलेगा, Fe डबल प्लस मिलेगा और K प्लस मिलेगा, एनायन 2 मिलेगा, Cn माइनस और SO4 डबल माइनस मिलेगा ना, ये मिलेगा। तो यहाँ पर ये एडक्ट, यहाँ इसको हटा दीजिएगा, ये आयन मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इसका क्रिस्टलाइजेशन किए, तो क्रिस्टलाइजेशन किए तो यहाँ हमें क्या मिला, क्रिस्टल्स ऑफ, यहाँ क्रिस्टल्स ऑफ क्या मिला, K4FeCN, मतलब ये है K4FeCN होल 6, ये क्रिस्टल मिला। और इसको जब पानी में घुलाए तो ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में K प्लस तो मिला, K प्लस मिल गया, लेकिन देखिए Cn माइनस नहीं मिला, यहाँ था Cn, वहाँ नहीं मिला, Fe डबल प्लस था, यहाँ नहीं मिला, सल्फेट था, यहाँ सल्फेट इस जगह, यहाँ पर सल्फेट इस जगह नहीं मिला,
है ना, K4Fe, यहाँ पर। तो इस जगह यहाँ सल्फेट नहीं मिला, देखिए ये नहीं मिला, ये भी नहीं, ये भी नहीं मिला, K+ और FeCN6। ये तो क्या, ये दोनों सेम हुआ, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर ये कंटेनर 1 ये हो गया, कंटेनर 1 का सॉल्यूशन और कंटेनर 2 का सॉल्यूशन दोनों सेम नहीं है, तब इस क्रिस्टल को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे। आया समझ में? ठीक है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस समझ गए? ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, डबल सॉल्ट क्या था, डबल सॉल्ट केवल क्रिस्टल में ही एग्जिस्ट कर रहा था, पानी में घुला दिए तो फिर अंतर पता चला। अभी जो हमने बताया कि जैसे यहाँ पर जब हम पानी में घुला दिए तो दोनों सेम हो गया ना, ये दोनों सेम हो गया, ये केवल ऐसा कंपोजिशन है केवल सॉलिड स्टेट में, पानी में तो फिर पहले जैसा था वैसा ही हो गया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि डबल दे यूजुअली कंटेन, सबसे पहला तो डबल सॉल्ट क्या है, दे यूजुअली कंटेन 2 सिंपल सॉल्ट इन क्या, इक्विमोलर प्रोपोर्शन। बताए थे ना, XY दोनों क्या होता है, 99% केस में सेम होता है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में दे आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल सॉल्ट विच मे और मे नॉट बी इन क्या, इक्विमोलर प्रोपोर्शन। इक्विमोलर प्रोपोर्शन में नहीं भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए, लेकिन डबल सॉल्ट में वो हर हालत में क्या होगा, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डबल सॉल्ट केवल किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी इन वाटर। वाटर में अपना गुण, अपनी पहचान खो देता है। डबल सॉल्ट सिर्फ कहाँ उसकी पहचान रहती है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सॉल्यूशन में खो देगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट चाहे सॉलिड हो, एक्वस सॉल्यूशन हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर जगह वो अपनी पहचान को बरकरार रखता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद ये जो डबल सॉल्ट है, पानी में अगर घुलाएंगे तो सिर्फ ये सिंपल आयन देगा। क्या देगा, सिर्फ सिंपल आयन। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी में घुलाएंगे, सिंपल आयन तो देगा ही, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन देगा। कम से कम क्या करेगा, 1 कॉम्प्लेक्स आयन देगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या हुआ कि वैसा ये सॉल्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस हर अवस्था में इसकी पहचान बरकरार रहती है। और इसको अगर पानी में घुलाएंगे तो सिंपल आयन तो दे भी सकता है, ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़रूरी क्या है कि कॉम्प्लेक्स आयन कम से कम 1 जरूर देगा। और जो डबल सॉल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सिंपल आयन देगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल आयन देगा। तो ये दोनों में अंतर हो गया, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये सब कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ से शुरू होता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है,
यहाँ तक जो था वो इंट्रोडक्शन ही था। अब है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों सेम है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं उसको समझने के लिए पहले देखते हैं। सिंपली एक लुईस एसिड है, एक लुईस एसिड है और लुईस बेस, ये दोनों मिलकर जो बनाता है उसको हम लोग एडक्ट या इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लुईस एसिड और लुईस बेस मिलकर जो कंपाउंड बनाए उसको एडक्ट या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो काफ़ी कॉमन ये है कि BF3 एक लुईस एसिड है, क्योंकि बोरॉन के पास 3 फ्लोरीन जुड़ जाएगा तो एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट ऑर्बिटल के वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे से ले सकता है, और जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से लुईस एसिड हुआ। और जो लोन पेयर दे सकता है वो क्या हो जाएगा, लुईस बेस। तो ये लुईस बेस है। अब ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, इसको दिया तो इसके वजह से हम ऐसे F3B और नाइट्रोजन जो लोन पेयर दिया तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर देखिए NH3 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3 के तरफ, इसी को एडक्ट, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ये एडक्ट। तो अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ से थोड़ा सा फर्क है, वो देखिए लुईस एसिड है, लेकिन अगर वो लुईस एसिड कौन है, ट्रांजिशन मेटल। हर ट्रांजिशन मेटल एक लुईस एसिड है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। तो अगर कोई ट्रांजिशन मेटल आयन है, A+ चार्ज है, और लुईस बेस इसके पास लोन पेयर है, और इसका X मॉलिक्यूल ये B- ये इस पर चार्ज है लुईस बेस पे, ये दोनों मिला तो M और LX, और उस पर कुछ चार्ज है वो मान लीजिए P, तो ये जो बना तो ये ट्रांजिशन मेटल लुईस एसिड, और इसको ये जो है लुईस बेस है, ये दोनों मिलकर ये जो बना एडक्ट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक एडक्ट ही है, लेकिन उसमें लुईस एसिड कौन होगा, ट्रांजिशन मेटल आयन होना चाहिए। ठीक है, लुईस एसिड लुईस बेस मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एडक्ट बनाएगा, लेकिन यहाँ हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जब बात करेंगे तो वहाँ लुईस एसिड के जगह पे कौन होना चाहिए, ये भी लुईस एसिड ही है, लेकिन स्पेसिफिक है कौन सा लुईस एसिड, ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन। इसीलिए thus a complex compound is defined as an adduct formed by the combination of a Lewis acid and a Lewis base in a specific ratio where the Lewis acid is a transition metal atom or ion। ठीक है, मतलब किसी भी लुईस एसिड और लुईस बेस के मिलने से जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड बनता है, जो एडक्ट बनता है, उसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे, बशर्ते कि जो लुईस एसिड है वो स्पेसिफिकली क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन होगा। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल अगर नहीं है सिंपली एडक्ट कहकर छोड़ दीजिए, अगर ट्रांजिशन मेटल है तब उसको क्या कहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो ये था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, जो पानी में घुलकर
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो है जिसको पानी में अगर डालिएगा तो पानी में घुलकर कम से कम एक क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स आयन बनाए। कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स का मतलब तो जानते ही है, जटिल, है ना। एक जटिल आयन मतलब जिसमें एक एटम होगा ही नहीं, बहुत सारा एटम होगा। अब जैसे एन, अगर हम लोग ये बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग अगर लिखते हैं Na+, तो ये क्या जटिल आयन है क्या? एक ही है, सिंपल आयन। अगर हम लोग Cu लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल आयन, एक ही एटम है। लेकिन अगर हम लिखते हैं CuNH3 और होल 4 और यहाँ पर फिर डबल प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा, बहुत सारा स्पेसिस मिल गया, बहुत सारा एटम, तो इसी को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन एक अकेला नहीं होगा, वो खुद झुंड में होगा, है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे स्पेसिस मिलकर तैयार होगा, उसको कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहेंगे, वो कंपाउंड जो पानी में घुलकर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसे कहेंगे, वो सॉल्ट जो पानी में घुलने के बाद कम से कम एक complex ion बनाए, the salt which gives at least one complex ion on dissolving in water is called complex salt, ठीक है। अब यहाँ पर आया कि हम लोग यहाँ क्या पर है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसे कहते हैं, जो पानी में घुलकर कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन दे। तो अब कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहेंगे, तो देखिए कॉम्प्लेक्स आयन में अभी हमने बताया ना कि अकेला नहीं रहेगा वो। कॉम्प्लेक्स आयन में देखिए क्या है कि द आयन इन विच ए मेटल एटम और आयन रिमेन सराउंडेड बाय टू और मोर मेटल और टू और मोर, यहाँ मेटल नहीं होगा, इस जगह वहाँ क्या लिखा हुआ है, उस जगह भी मेटल ही है क्या, टू और मोर न्यूट्रल, ठीक है, उसको मेटल है, न्यूट्रल, टू और मोर न्यूट्रल और एनायनिक और क्या, कैटायनिक स्पेसीज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब इसमें क्या होता है, एक मेटल एटम, कौन सा मेटल, ट्रांजिशन मेटल, तो एक ट्रांजिशन मेटल है और चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा किसके द्वारा, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा या एनायन के द्वारा या कभी कभी कैटायन के द्वारा भी घिरा रह सकता है। तो जब एक ट्रांजिशन मेटल कई स्पेसिस के द्वारा घिरा हुआ रहेगा तब उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स जो होता है ये होता है तीन तरह का, एक जिसमें कोई चार्ज ना हो, अभी हमने बताया था ना कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर MlX और ऊपर क्या था, ऊपर क्या है P, ये P क्या है, चार्ज ऑन क्या, कॉम्प्लेक्स, ये चार्ज, अगर वो चार्ज जीरो हो जाए तब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो गया ना, तो उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर चार्ज प्लस हो जाए तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, अगर चार्ज माइनस आ जाए तो क्या कहेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो वही चीज़ अब यहाँ पर है, देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स में यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जहाँ P का वैल्यू क्या है, जीरो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स P कैसा हो जाएगा, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स P कैसा हो जाएगा, और यहाँ P क्या है, वेयर P चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, जो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और P का वैल्यू क्या होगा, A माइनस, A क्या था बताइए तो,
याद है? देखिए उसमें जो मिला हुआ है उसमें देखिए ए क्या है, ए क्या है, देखिए उसमें ए, आप यहाँ पर देखिए ए क्या है, हम आपको यहाँ दिखाएं, यहाँ इस जगह ए, यहाँ देखिए ए, एम ए प्लस, ए क्या है, ट्रांजिशन मेटल पर जो चार्ज है, और बी क्या था, लिगैंड जो लुईस बेस था उसका चार्ज, और एक्स क्या है, उसकी संख्या है ना, उसकी संख्या। तो वही ए बी और एक्स वही आया है यहाँ पे कि पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी एक्स। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल पर चार्ज, बी हो जाएगा जो लीविस बेस है उसका चार्ज, एक्स हो जाएगा उसकी संख्या। तो अगर वो चार्ज जीरो आता है तो उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, अगर वो चार्ज पॉजिटिव आता है तो उसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, अगर उसमें चार्ज नेगेटिव आता है तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल है, हालांकि चार्ज कैलकुलेट करना बताएंगे हम आगे, चार्ज को कैलकुलेट करने का तरीका इसके आगे पढ़ना है, तो चार्ज कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अभी बस ये सब अभी जो है ना, कम से कम 2 लेक्चर तक मतलब सिंपली इंट्रोडक्टरी टर्म्स अभी यूज होगा। ठीक है ना, इसमें तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कितने तरह का हुआ, चार्ज के आधार पर ये कितने तरह का हुआ, 3 तरह का हुआ चार्ज के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन, कॉम्प्लेक्स जो बना होता है किसका बना होता है, कंपोजिशन उसी को कहते हैं ना। तो कंपोजिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बना होता है किस चीज़ का, तो एक कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट होता है, एक क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, वही जो ट्रांजिशन मेटल होगा, और एक क्या होगा जो उसको चारों तरफ से घेरे हुए था, उसको क्या कहते हैं, लिगैंड्स कहते हैं। जो चारों तरफ से घेरे रहता है लिगैंड, और बीच में जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज़ जानते होंगे, ऐसे एक टर्म है कि कोई भी ऐसे सर्कुलर है, बीच में जो होगा उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रॉन, बीच में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रॉन, और चारों तरफ जो रहता है उसको कहते हैं लेप्टॉन्स, चारों तरफ जो रहता है उसको क्या कहते हैं, लेप्टॉन्स कहते हैं, ये लेप्टॉन, और इसको हाइड्रॉन। तो जैसे एटम में बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इज हाइड्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लेप्टॉन्स। ठीक है, वो लेप्टॉन हो गया। अगर आप प्लांट में वो स्टेम का सेक्शन काटते हैं तो बीच में क्या होता है, जाइलम होता है या फ्लोएम, बीच में जाइलम, चारों तरफ फ्लोएम, ये ना होता है। तो बीच में जाइलम चारों, तो जाइलम क्या हो गया, हाइड्रॉन में, और फ्लोएम क्या हो गया, वो आ जाएगा लेप्टॉन में। और यही इसी आधार पर इस बार नीट में क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो होमोलेप्टिक का मतलब आप बताइए क्या होगा। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बीच में रहता है कौन, ट्रांजिशन मेटल, तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रॉन, और चारों तरफ जो घेरे हुए हैं लिगैंड, लिगैंड को क्या कहेंगे, लेप्टॉन, और सारे लेप्टॉन सारे लिगैंड एक जैसा हो क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक। अगर सारे लिगैंड अलग अलग हो तो क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, है ना। तो इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कंपोजिशन, तो एक कॉम्प्लेक्स बना होता है 2 पार्ट से, सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो बीच में होता है ना,
जो बीच में होगा, यहाँ देख लीजिए, ये बीच में है, ये सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम या आयन, जो एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल होता है, और चारों तरफ से जो घेरे हुए हैं वो क्या हो जाएगा, चारों तरफ से जो घेर के रखा है उसको क्या कहेंगे, लिगैंड। तो सेंट्रल मेटल एटम मेनली क्या होता है, ये ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन, और लिगैंड क्या होता है, किसे कहते हैं, द स्पेसिस दैट सराउंड्स, जो घेरता है द मेटल एटम और आयन इन ए कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड लिगैंड्स। और in a complex the metal atom or ion remains surrounded by two or more species, these species are called ligands। कॉम्प्लेक्स में मेटल दो या दो से अधिक स्पेसीज से घिरा रहता है, उसको क्या कहते हैं, लिगैंड। लिगैंड और मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, लिगैंड और मेटल के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिशन मेटल ही क्यों होना चाहिए, ये आपको एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, ट्रांजिशन मेटल ही क्यों होना चाहिए। तो उसका रीजन है, ट्रांजिशन मेटल आयन का साइज जो होता है कंपैरेटिवली छोटा होता है, उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है, और उसके बाद बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही सबसे बड़ा रीज़न है कॉम्प्लेक्स बनाने का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बताइए, अगर एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सभी एलिमेंट को कंपेयर करें कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी, तो क्या होगा, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ देखिए, कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका, एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन हो गया है, ये गलत हो गया है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लिख दीजिएगा। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ उसके बाद क्या होगा, पी ब्लॉक और फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में, फिर डी ब्लॉक में, फिर पी ब्लॉक, और सबसे कम एस ब्लॉक में। और ये क्यों होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे, ये बताए होंगे आप लोग को ये चीज़ डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में भी, कि एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जब कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाई होगा। इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के वजह से ये क्या करता है, इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं।